हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सब्जेक्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी एंड इट्स टाइप्स। बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि पर्सनैलिटी वर्ड का बेसिक मीनिंग क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है और एक्चुअल में पर्सनैलिटी होती क्या है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि पर्सनैलिटी से संबंधित जितने भी टाइप ऑफ थ्योरीज हैं और कितने टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, अलग अलग पर्सन्स के द्वारा कैसे उसको डिवाइड किया गया है। बेसिकली हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि पर्सनैलिटी होती क्या है। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि पर्सनैलिटी शब्द का बेसिक सा मतलब होता है कि कैसे एक पर्सन अपने आप को पब्लिक में या फिर किसी दूसरे पर्सन के सामने अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। क्या उसके थॉट्स रहते हैं, क्या उसकी फीलिंग है, क्या उसका बिहेवियर, ईगो, एटीट्यूड, पर्टिकुलर ड्रेसिंग सेंस, किस तरीके से अपने आप को वो रिप्रेजेंट करता है, वो सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व करके हम बोलते हैं कि ये उसकी पर्सनैलिटी है। अब पर्सनैलिटी जो है वो बेसिकली ह्यूमन नेचर और पर्सनैलिटी के बेसिस पे या बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज बनाई हैं, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम सारे चीज़ें जो आपको पढ़नी है उसके बारे में पूरा इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आपको कहीं दूसरी जगह से इसके अलावा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देखो, मेजर थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी जो है उनको हम 5 अलग ग्रुप्स के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं कि पहली हमें साइको एनालिटिक थ्योरीज के बारे में पढ़ना है, दूसरी हमें ट्रेट थ्योरीज के बारे में पढ़ना है, जिसमें ये जो पर्टिकुलर हम ग्रुप्स बात कर रहे हैं, इन ग्रुप्स में एक से ज़्यादा थ्योरीज आ सकती हैं। जैसे साइको एनालिटिक थ्योरीज के अंदर हम 2 से 3 थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी गई होगी। ट्रेड थ्योरीज हो गई, ह्यूमैनिस्टिक थ्योरीज हो गई, सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज हो गई, जिन्हें सोशल थ्योरीज या बिहेवियरल थ्योरीज के नाम से भी जाना जाता है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल थ्योरीज की, कि बेसिकली कैसे हम एक पर्सनैलिटी को, किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, पर्टिकुलर थ्योरीज के अंदर कंसिडर किया जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइको एनालिटिकल थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। साइको एनालिटिकल थ्योरीज का मतलब है, आपको पता है कि साइकोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड जो है वो किस तरीके से प्रभावित करता है किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को फ्रॉम वेरी बेसिक, यानी कि फ्रॉम बर्थ टू अडल्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले नाम आता है सिगमंड फ्रेड साइको एनालिटिक थ्योरी, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि सिगमंड फ्रॉड साइको एनालिटिक थ्योरी क्या कहती है। इन्होंने 3 कंपोनेंट्स के अंदर पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है, जिसमें क्या आता है id, ईगो और सुपर ईगो। देखो, ईगो जो है वो id और सुपर ईगो के बीच की कंडीशन है, और यहाँ पर id किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो पर्सन्स होंगे जो इस कैटेगरीज के अंदर, जो इस स्ट्रक्चर के अंदर आएंगे id के अंदर, वो पर्टिकुलर प्लेजर सीकिंग पर्सन्स होंगे, यानी कि वो काम करना पसंद करेंगे जो उनको प्लेजर प्रोवाइड कराती है। जैसे सपोज कि अगर कोई भी गलत काम करना भी, जैसे मान लो कि चोरी करना, अगर लोगों को इन टाइप ऑफ पर्सन्स होते हैं उनको अगर प्लेजर प्रोवाइड करा रही है तो वो चोरी करेंगे, वो उस चीज़ को सही मानेंगे। तो id जो है बेसिकली, उसमें आपको एक वर्ड याद रखना है कि प्लेजर सीकिंग पार्ट वाले जो पर्सन्स होते हैं वो किसके अंदर कंसिडर किए जाएंगे, id में। और ये जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं 3, id, ईगो एंड सुपर ईगो, ये कौन सी थ्योरी में दिए गए हैं और किन के द्वारा? तो फ्रोडोस के द्वारा साइको एनालिटिक थ्योरी के अंदर दिए गए हैं। फिर सुपर ईगो की बात करें तो सुपर ईगो के अंदर वो पर्सन या वो इंसान कंसिडर किए जाते हैं जो कि पर्टिकुलरली अपने प्रिंसिपल्स के लिए फोकस्ड होते हैं कि सोसाइटी और पेरेंटल वैल्यूज़ के हिसाब से कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ आदर्श है, क्या किया जाना चाहिए, चाहे सिचुएशन कुछ भी रही हो या सिचुएशन कुछ भी हो। लेकिन अगर ये, जैसे चोरी करना अगर गलत बात है तो कोई सी भी कंडीशन आ जाए वो बात गलत ही रहेगी। ये अपनी सोशल और पेरेंटल वैल्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, अपने प्रिंसिपल्स के लिए बहुत स्ट्रिक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। और id और सुपर ईगो के बीच में आती है ईगो फेज। तो हम बोल सकते हैं कि ईगो जो है वो बैलेंस करती है id और सुपर ईगो की डिमांड को। तो ये बैलेंस करती है द डिमांड्स ऑफ द id एंड सोशल इंट्रैक्शंस, राइट। तो आपसे या तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी को डिफाइन करो, समझाओ। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको सारी टाइप ऑफ थ्योरीज के अंदर मेंशन करना है। लेकिन सिगमंड फ्रेड साइको एनालिटिक थ्योरी आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। id, ईगो और सुपर ईगो जो है उनकी डेफिनेशंस भी आपसे पूछी जा सकती हैं, राइट। तो प्लेजर सीकिंग जो पार्ट होगा
जो कि एट द टाइम ऑफ बर्थ से ही ये प्रेजेंट रहता है, तो उस कैटेगरी में किसको, ईग को कंसिडर करेंगे। और ईगो जो है वो सोशलिटी यानी कि सुपर ईगो और ईग के बीच की जो फेज है जो कि बैलेंस करती है दोनों चीज़ों को, उसको हम बोलते हैं ईगो। और सुपर ईगो का मतलब मॉरल कंपोनेंट को जहाँ पर ये लेके आ जाता है, जहाँ पर सोशल और पेरेंटल वैल्यूज जो होती हैं वो सबसे ऊपर रहती हैं। इसी के साथ में ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। मतलब इन्होंने बच्चे के जन्म से लेकर अडल्ट तक की सिचुएशंस को बताया कि जैसे ओरल 0 से 2 साल के जो बच्चे होते हैं वो ओरल स्टेज के अंदर आते हैं। इट मीन्स कि वो बहुत फीडिंग करना सीख रहे होते हैं, बहुत मतलब बेसिक सी जो चीज़ें हैं जो बच्चे सीखते हैं 0 से 2 साल के स्टेज के अंदर, उसको कंसिडर किया इन्होंने ओरल फेज़ के अंदर। फिर एनल फेज़ के अंदर बेसिकली इन्होंने 2 से 4 साल के बच्चे लिए जो कि सेल्फ कंट्रोल सीख रहे होते हैं। सेल्फ कंट्रोल जैसे हम बोल सकते हैं कि ब्लैडर पे कंट्रोल, जैसे यूरिन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं जो छोटे बच्चे। वो 2 से 4 साल के बच्चों की कैटेगरीज को इन्होंने एनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अंदर कंसिडर किया। उसके बाद में फैलिक लेटेंसी जो है वो अप टू 9 to 11 ईयर्स जो बच्चे होते हैं उनको लेटेंसी के स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अंदर, और 11 से लेके बाद में अडल्ट तक जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन्होंने बनाई दैट इज जेनाइटल। तो ये भी आपको याद रखना है कि फ्रॉड ने कितने टाइप ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के बारे में बताया। तो इन्होंने बेसिकली 5 स्टेजेस बताई विच इज़ ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल, और जो कि उनकी एजेस के बेसिस पे इन्होंने क्लासीफाई किया कि ओरल हम कौन से बच्चों को बोलेंगे, जो कौन सी ग्रोथ स्टेज को बोलेंगे। 0 से 2 साल वाले बच्चों को एनल, जब वो अपने बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनके ऊपर सेल्फ कंट्रोल सीख रहे हैं 2 से 4 साल के बच्चे। देन फैलिक लेटेंसी जो है 9 to 11 एंड जेनाइटल जो है वो 11, और उसके आगे की पूरी जो अडल्ट फेज है उसको जेनाइटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अंदर इन्होंने कंसिडर किया। राइट, नेक्स्ट हम एनालिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं कार्ल्स जूंग्स एनालिटिकल साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने बेसिकली 3 चीज़ों बेसिकली जो जंग साइंटिस्ट है उन्होंने जो फ्रॉड का जो आइडिया था जो अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया है उसी को एक्सपांड करने की कोशिश की है। लेकिन इन्होंने जो सबसे ज़्यादा फोकस किया है वो किया है अनकॉन्शियसनेस के कारण के ऊपर, कि अनकॉन्शियसनेस जो है उसके ऊपर एक पर्सन उसको किस तरीके से अनकॉन्शियसनेस के पर्टिकुलर माइंड का जो अनकॉन्शियस वाला हिस्सा है उसमें जो थॉट्स आ रहे हैं, उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको पर्टिकुलर पर्सन किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, उनके ऊपर किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है। तो इन्होंने 3 पर्टिकुलर फिनोमिनास दिए, लाइक पर्सनल अनकॉन्शियस, कलेक्टिव अनकॉन्शियस और आर्किटाइप। नेक्स्ट आता है अल्फ्रेड एडलर्स इंडिविजुअल साइकोलॉजी। इसमें अल्फ्रेड एडलर्स जो हैं इन्होंने 2 बेसिकली कॉन्सेप्ट दिए, इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स और स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स। बेसिकली इन्फीरियरिटी का मतलब हो गया कि इन्होंने ये बताया कि अगर एक बचपन में कोई मान लो कि एक बहुत छोटा बच्चा है, अगर वो बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्फीरियर फील कर रहा है अपने चाइल्डहुड स्टेज में, तो कहीं ना कहीं उसकी इन्फीरियरिटी का जो इफेक्ट है वो उसकी जो डाइवर्स और पर्सनल ग्रोथ्स होंगी, जो अडल्ट तक जो बुढ़ापे की भी स्टेज होगी वहाँ पर भी वो चीज़ें उसको अफेक्ट करती हैं। वहीं पर उन्होंने दूसरी जगह सुपीरियरिटी का दिया कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन में बचपन से ही मोटिवेशन है तो वो अपनी हर लाइफ की स्टेज के ऊपर जो भी उसमें वीकनेसेस होंगी, जो भी उसके पास चैलेंजेस आएंगे, उनको बहुत जल्दी ओवरकम कर सकता है। तो हम कह सकते हैं बेसिकली 2 कैटेगरीज के अंदर अल्फ्रेड एडलर ने डिवाइड किया, और इन्होंने बोला इंडिविजुअल साइकोलॉजी है, यानी कि या तो वो इन्फीरियर फील करेगा या तो वो सुपीरियर फील करेगा। सुपीरियर फील करेगा तो अच्छा होगा क्योंकि मोटिवेशन मिलेगा किसी भी चैलेंज से ओवरकम करने के लिए, और इन्फीरियर होगा तो अगर इन्फीरियर फील करेगा एक पर्सन अपने आप को, तो वो हर एक लाइफ जो ग्रोथ स्टेज है उसके ऊपर उसको अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है इरिक्शन साइको सोशल थ्योरी। बेसिकली ये सोशल थ्योरी है जो कि अलग अलग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी के शेप्स को बताने का काम करती है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं ट्रेड थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। देखो ट्रेड थ्योरीज क्या होती हैं, ये हम ट्रेड किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली बिहेवियर को समझने के लिए, ठीक है। तो बिहेवियर और इमोशंस को समझने के लिए हम बोलते हैं कि इसका ट्रेड कैसा है ना। तो ट्रेड थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है गॉर्डन अल्पोर्ट्स ट्रेड थ्योरी, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्योंकि अल्पोर्ट्स की जो ट्रेड थ्योरी है, या गॉर्डन अल्पोर्ट जो है उनको फादर ऑफ मॉडर्न पर्सनैलिटी भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है गॉर्डन
एल्पोर्ट्स की ट्रेट थ्योरी क्या कहती है, इन्होंने 3 लेवल्स बनाए, फर्स्ट कार्डिनल ट्रेट, सेकंड सेंट्रल ट्रेट और थर्ड सेकेंडरी ट्रेट। देखो कार्डिनल ट्रेट जो है वो हो गया बहुत डोमिनेंट वाला, कि मतलब किसी एक पर्सन की क्या स्पेशलिटी है। जैसे आप स्वामी विवेकानंद जी को जानते हो सकता है कि उनकी भी लाइफ में कुछ नेगेटिव पार्ट्स रहे हों, महात्मा गांधी हो गए, किसी भी एक वेल नोन पर्सन की, लेकिन आप उस पर्सन को क्यों जानते हो, किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया कार्डिनल ट्रेट्स, जैसे कि गांधी जी को नॉन वायलेंस, अहिंसा के लिए जाना जाता है, राइट। तो कार्डिनल ट्रेट्स जो होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की डोमिनेंस को शो करते हैं कि उस पर्सन को क्यों जाना जा रहा है, राइट। सेंट्रल ट्रेट्स जो होते हैं, जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है सेंट्रल, यानी कि ये मोस्टली लोगों के आसपास जो जनरल कैरेक्टर्स लोग प्रेजेंट करते हैं, और जो पर्सन है वो बेसिकली सेंट्रल ट्रेट्स के इर्द गिर्द ही घूमता है। और सेकेंडरी ट्रेट्स, ये सेकेंडरी ट्रेट्स ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो कि ऐसा नहीं है कि आप हर टाइम में उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, ये कभी कभी हिडन चीज़ें होती हैं। जैसे कि मान लो सेकेंडरी ट्रेट्स में हो गया, जैसे आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो और आपने अचानक आपका कुछ सिंगिंग का, या हो सकता है कि वो आपका एक हिडन टैलेंट था लेकिन उस टाइम पर अपीयर हुआ, है ना। या फिर हो सकता है कि ऐसे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो लेकिन स्पीच से पहले आप अपने आप को नर्वस फील कर रहे हो, तो ये सेकेंडरी ट्रेट के लिए आते हैं कि ये जो है ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन में ही अपीयर हो सकते हैं, हिडन टैलेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हो सकता है हिडन नर्वसनेस वगैरह को रिप्रेजेंट करने वाले हों। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गॉर्डन एल्पोर्ट्स की ट्रेट थ्योरी को समझाओ, तो आपको बताना है कि एल्पोर्ट ने ट्रेट को 3 लेवल्स के अंदर क्लासीफाई किया, फर्स्ट कार्डिनल ट्रेट, सेकंड सेंट्रल ट्रेट और थर्ड सेकेंडरी ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट वो होंगे जो कि किसी भी पर्सन के डोमिनेंट ट्रेट्स को बता रहे होंगे, जैसे गांधी जी का नॉन वायलेंस हो गया, या फिर किसी भी पर्सन का कोई जिसको हम जिस नाम से जानते हैं, जैसे भगत सिंह को हम क्यों जानते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं कि किसी एक पर्सन के डोमिनेंट ट्रेट को बता रहे हैं, वो कार्डिनल ट्रेट्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। सेंट्रल ट्रेट का मतलब हो गया कि जो मोस्टली लोगों के द्वारा जनरल कैरेक्टर्स जो पब्लिक में पर्टिकुलर एक्सप्रेस किए जाते हैं। और सेकेंडरी ट्रेट्स का मतलब हो गया जो स्पेसिफिक सिचुएशंस के अंदर जो ट्रेट्स अपीयर होते हैं, उनको हम सेकेंडरी ट्रेट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, और ये दिए हैं गॉर्डन एल्पोर्ट ने। नेक्स्ट आते हैं रायमंड केटल 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स। बेसिकली आपके न्यू टाइप में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स जो है वो किन के द्वारा दिए गए थे। तो रेमोंड केटल्स के द्वारा 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स, यानी कि इन्होंने कुछ 16 टोटल ट्रेट्स दिए हैं कि ये पर्सनैलिटी को डिफाइन करेंगे, और उन 16 को भी उन्होंने मेजर 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया, पहला सरफेस ट्रेट और दूसरा सोर्स ट्रेट। सरफेस ट्रेट्स का मतलब हो गया बेसिकली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, यानी कि जो बाहर से दिखता है, और सोर्स ट्रेट का मतलब हो गया जिनको हम ऑब्जर्व नहीं करते लेकिन वो अपने बिहेवियर को शेप करने में हेल्प करते हैं। ये जो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं उनको इन्होंने 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया। कुछ ऐसे होंगे जो सरफेस ट्रेट्स के अंदर आएंगे, यानी कि जो देखे जा सकते हैं, बाहर से ऑब्जर्व किए जा सकते हैं किसी अनदर पर्सन के द्वारा, और कुछ उनको सपोर्ट करने वाले सोर्स ट्रेट्स होंगे। तो रायमंड केटल्स ने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर, या फिर इसे PF फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेट पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थ्योरीज में द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट, जिसे ओशियन मॉडल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओशियन इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि हर एक वर्ड जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसी एक ट्रेट को, वो उसका एक एक लेटर उठाया गया है। लाइक ओपननेस का O, C का कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन का E, एग्रीएबलनेस का A एंड न्यूरोटिसिज्म का N। तो ये हो गया ओशियन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ओशियन की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, लिखवाई जा सकती है, या फिर न्यू टाइप में पूछी जा सकती है। तो बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट जो ओशियन मॉडल है वो क्या कहता है कि एक पर्सनैलिटी जो है वो इन 5 डायमेंशंस के इर्द गिर्द घूमती है। पहला है ओपननेस का मतलब हो गया कि एक पर्सन अगर ओपन है तो वो किस तरीके से आइडियाज़, नए थॉट्स, नए आइडियाज़ को अडॉप्ट करने में कितना सक्षम है। जैसे कि हम मानते हैं कि बुजुर्ग लोगों को किसी भी न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में अडॉप्ट करवाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कंपेयर देन यंगस्टर्स, राइट। तो ये है कि आप कितने ओपन हैं। सेकेंड है कॉन्शियसनेस, लाइक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कैसा है। एक्स्ट्रावर्जन का मतलब है कि आप बेसिकली कैसे अपने आप को सोशलिस्टिक बनाते हैं, किस तरीके से आप बिहेव करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपनी स्किल्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ अदर्स। नेक्स्ट आता है एग्रीएबलनेस का मतलब ऐसा है कि एक पर्सन जिसमें एग्रीएबलनेस की क्वालिटी है या नहीं, वो किस तरीके से, जैसे किसी पर्सन ने कुछ भी कहा उसके हाँ में हाँ मिला दिया। एग्रीएबलनेस का मतलब है कि हर बात में हाँ मिला देना, राइट। मतलब कि कितना जल्दी लोगों में घुलना मिलना हो पाता है।
और लास्ट आता है न्यूरोटिसिज्म, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूरोटिसिज्म का मतलब होता है कि एक पर्सन के अंदर कितनी इमोशनली स्टेबिलिटी है या इनस्टेबिलिटी है। क्योंकि अगर एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो वो इमोशनली तरीके से अपने जो पर्टिकुलर राइट्स हैं उनका यूज़ करता है, जो कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो कितना इमोशंस के ऊपर कंट्रोल है एक पर्सन का, वो चीज़ें कंसिडर की जाती हैं न्यूरोटिसिज्म के अंदर। तो ये भी ध्यान रहे कि ओशियन मॉडल के अंदर किन 5 पर्टिकुलर डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी की बात की गई है, विच इज़ फर्स्ट ओपननेस, सेकंड कॉन्शियसनेस, थर्ड एक्सट्रावर्जन, फोर्थ एग्रीएबलनेस और फिफ्थ जो है वो न्यूरोटिसिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में। तो ह्यूमैनिटीज थ्योरी ज़्यादातर इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहती हैं जितनी ट्रेड थ्योरीज और सेल्फ एनालिटिकल जो साइको एनालिटिकल जो थ्योरीज थी उनके कंपैरिजन में। ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी बेसिकली बताती है कि पर्सनल ग्रोथ, मतलब एक पर्सन के बेसिस पर सोच के बताती है कि पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ अवेयरनेस, फ्री फील, ये अनकॉन्शियस फोर्सेस के कंपैरिजन में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे इसमें एक साइकोलॉजिस्ट थे, रोगर्स की सेल्फ थ्योरी है, जिन्होंने 3 पर्सनैलिटी को 3 तरीके से प्रपोज किया कि सेल्फ कॉन्सेप्ट, रियल सेल्फ वर्सेस आइडियल सेल्फ एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। नेक्स्ट आते हैं सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। देखो सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज जो होती है ना, उनको आप सोशल थ्योरीज या ऑब्जर्वेशनल थ्योरीज के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको जो बात ध्यान में रखनी है, पहली बात तो बंदुरास जो साइकोलॉजिस्ट थे उनको याद रखना है, एल्बर्ट बंदुरास, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज के फादर के रूप में एल्बर्ट बंदुरास को जाना जाता है। इन्होंने बेसिकली 3 तरीके के फैक्टर्स बताए जो कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को बनाते हैं या अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट बिहेवियरल फैक्टर बताए जो कि पास्ट एक्सपीरियंसेस से आते हैं। सेकंड कॉग्निटिव फैक्टर्स बताए जो कि बिलीफ और थॉट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि सोसाइटी का भी जो है पर्सनैलिटी के ऊपर काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। अब देखो बेसिकली इन्होंने बताया कि जैसे हम कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी जो है वो लगातार एक डायनेमिक है और पर्सनैलिटी लगातार इम्प्रूव होती रहती है थ्रू लर्निंग प्रोसेसेस, राइट। लेकिन इनका ये मानना था कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही लर्निंग प्रोसेसेस के थ्रू पर्सनैलिटी जो है वो इम्प्रूव हो। कभी कभी हो सकता है कि वो लर्निंग प्रोसेस चल रही है एक पर्सन की और पर्सनैलिटी इंप्रूव ना भी हो रही हो, तो हर बार ये मानना ज़रूरी नहीं है कि लर्निंग से पर्सनैलिटी इंप्रूव ही होगी। यही उनका बेसिकली एल्बर्ट बंदुरास का सोशल लर्निंग थ्योरी थी, जिसमें उन्होंने 3 फैक्टर्स को भी इंक्लूड किया कि जो कि पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं, बिहेवियरल फैक्टर, कॉग्निटिव फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। बायोलॉजिकल का क्या मतलब है? बायोलॉजिकल का जब हम बात करते हैं तो मतलब जेनेटिक्स आ जाती है। इट मीन्स कि ये थ्योरीज ये सजेस्ट करती हैं कि जो पर्सनैलिटी है बेसिकली वो जेनेटिक और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी आपके पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करती है कि आपके पेरेंट्स कैसे थे या कैसे हैं, उस चीज़ पर अफेक्ट करेगी आपकी पर्सनैलिटी भी, राइट। तो इसके लिए 2 थ्योरीज का नाम आप ध्यान रख सकते हैं। पहला आइसनेक बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी एंड सेकंड ट्विन एंड जेनेटिक स्टडीज़। ट्विन एंड जेनेटिक स्टडीज़ का मतलब हो गया कि हर एक पर्सन अपने दूसरे पर्सन से बहुत हाईली डिफरेंट होगा पर्सनैलिटी के केस में, फिर वो दोनों चाहे आइडेंटिकल ट्विन्स ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर जीन्स का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी की। तो अलग अलग थ्योरीज के बेसिस पे अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप हो सकते हैं। जिन पर्सन्स ने साइकोलॉजिकल स्टडीज़ की बहुत सारे नंबर ऑफ लोगों के ऊपर, और फिर उनको जो सुझा या जो कंक्लूजन निकला उसके बेसिस पे उन्होंने पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है अपने अपने बेसिस पे। जैसे हम कार्ल जुंग्स पर्सनैलिटी टाइप के बेसिस पे बात करें तो इन्होंने 2 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर पर्सनैलिटी को डिवाइड किया। पहला इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी और सेकेंड एक्स्ट्रावर्ट पर्सनैलिटी। आपने ये वर्ड पहले भी सुने होंगे। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि जो डीप थिंकर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा सोशल चीज़ों में एक्टिव नहीं रहते हैं, अपने आप मतलब अकेले अकेले जो रहना पसंद करते हैं, कंसिडर्ड एज इंट्रोवर्ट। और एक्स्ट्रावर्ट का मतलब हो गया कि जो आउट गोइंग पर्सन्स होते हैं, जो सोशल इंटरेक्शंस करते हैं, बहुत अधिक बोलते हैं, लोगों में बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, उन्हें हम एक्स्ट्रावर्ट टाइप ऑफ पर्सन कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने 2 तरीके की पर्सनैलिटी को बताया कार्ल जुंग्स के अकॉर्डिंग। तो आपको अगर पूछा जाए सपोज एग्जाम्पल कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, तो आपको ये चीज़ें मैंशन करनी है कि अकॉर्डिंग टू कार्ल जुंग्स दे डिवाइडेड द personality into 2 broad types. First is introverts
और इंट्रोवर्ट्स का मीनिंग क्या होता है, एंड सेकंड इज एक्सट्रोवर्ट्स एंड उसका मीनिंग क्या होता है। सेकंड आप लिख सकते हैं कि फ्रीडमैन एंड रोजमैन ने दो तरीके से पर्सनैलिटी को डिवाइड किया, विच इज टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए में जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ पर्सन होते हैं, जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, हाई स्ट्रेस लेने वाले होते हैं, और टाइप बी के अंदर बहुत रिलैक्स्ड इजी गोइंग की हो जाएगा काम, कोई टेंशन नहीं है, उन पर्सन्स को टाइप बी पर्सनैलिटी के अंदर कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा मायर्स ब्रिग्स ने भी या मायर्स ब्रिग्स टाइप ऑफ इंडिकेटर, जिसने 16 पर्सनैलिटी टाइप्स दिए थे 4 डायमेंशंस के अंदर, और वो 4 डायमेंशंस कौन सी थी, या तो कोई भी पर्सन एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट हो सकता है, तो एक डायमेंशन होगी एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन। सेकंड हो गया सेंसिंग और इंट्यूशन। थर्ड हो गया थिंकिंग और फीलिंग, एंड फोर्थ हो गया जजिंग एंड परसीविंग। राइट तो आज के पूरे इस वीडियो लेक्चर में होपफुली आपको समझ आया होगा। एक बार हम बहुत थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या पढ़ा है और हमें क्या याद रखना है। पहला हमने देखा कि पर्सनैलिटी जो है उसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, कि एक पर्सन अपने आप को चाहे वो अपने आइडियाज़, थॉट्स, अपने फिजिकल अपीयरेंस, अपने ड्रेसिंग सेंस, किन्हीं भी चीज़ों से वो अपने आप को कैसे पब्लिक के सामने या किसी अनोदर पर्सन के सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, वही उसकी पर्सनैलिटी है। बेसिकली एक लैटिन शब्द से पर्सनैलिटी वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है मास्क, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन अपने रियल कैरेक्टर को मास्क करके, अपने रियल कैरेक्टर को छुपा के और अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी। ये हो गया पर्सनैलिटी। इसके लिए अलग अलग थ्योरीज पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि पर्सनैलिटी जो है वो एक डायनेमिक, हम बोल सकते हैं, प्रोसेस है, जो कि लाइफ के हर एक स्टेज के ऊपर, जब से बच्चा पैदा होता है और वहाँ से लेकर बूढ़े होने तक की स्टेज में बहुत सारे लाइफ के लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, वहाँ पर पर्सनैलिटी जो है पर्सन की वो चेंज होती रहती है। तो उस हिसाब से अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा अलग अलग थ्योरीज का डेवलपमेंट किया गया। यहाँ पर आप जो भी टोटल थ्योरीज है उनको 5 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, साइको एनालिटिकल थ्योरीज। सेकंड है ट्रेट थ्योरीज, जो कि बिहेवियरल ट्रेट को बताती है। थर्ड है ह्यूमैनिस्टिक्स थ्योरीज, जो कि सेल्फ या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बताती है। सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज, जो कि पर्टिकुलरली ऑब्जर्वेशनल जो थ्योरीज होती हैं उनको कंसिडर करती है। और बायोलॉजिकल थ्योरीज, मतलब यहाँ पर जेनेटिक्स इन्वॉल्व होती है, कि आपके जीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन थ्योरीज को एक्सप्लेन करने के लिए। साइको एनालिटिकल थ्योरीज में आपको ध्यान रखना है सिगमंड फ्रॉड्स की साइको एनालिटिक थ्योरी, जिसमें उन्होंने 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स बताए थे पर्सनैलिटी के, इद, ईगो एंड सुपर ईगो। इद जो है वो बताता है प्लेजर सीकिंग पार्ट माइंड का, कि वो करना है जो उसको पसंद है, कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को पसंद है, उसको प्लेजर प्रोवाइड करा रहा है, वो काम करना है। सेकंड हम बात करते हैं सुपर ईगो की। सुपर ईगो जो है वो मोरालिटी को ऊपर ऑन द टॉप रखता है, कि सोशियलिटिक और पेरेंटल वैल्यूज़ की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, बाकी चीज़ें सब सेकेंडरी हैं। और इद और सुपर ईगो को बैलेंस करने वाली जो बीच की सिचुएशन है, जो बीच का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, वो है ईगो। और इसके अलावा फ्रॉड्स ने कुछ साइको सेक्सुअल स्टेजेस के बारे में भी बताया। वो बताया ऑन द बेसिस ऑफ एज, कि 0 से 2 है तो ऑरल एज ऑफ चाइल्ड आएगी, एनल एज ऑफ चाइल्ड 2 to 4 ईयर्स में आएगी, फैलिक 4 to 7 में, लेटेंसी जो है वो अप टू 11 ईयर्स रहती है, और जेनाइटल जो है वो 11 to नेक्स्ट फिर एडल्ट तक रहते हैं, तब जेनाइटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रहती है। फिर कार्ग्स जून्स एनालिटिक थ्योरी साइकोलॉजी आप याद रख सकते हैं, कि पर्सनल अनकॉन्शियस, कलेक्टिव और आर्किटाइप्स, इन 3 पर्टिकुलर आइडियाज़ को जंग ने इंट्रोड्यूस किया था। फिर आता है अल्बर्ट एडलर की इंडिविजुअल साइकोलॉजी, कि या तो कोई पर्सन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का है, या तो वो सुपीरियरिटी का है। अगर इन्फीरियरिटी का है तो ये इन्फीरियरिटी जो है, वो जो बचपन की इन्फीरियरिटी जो वो फील कर रहा है, वो इन फ्यूचर उसके अदर जो ग्रोथ स्टेजेस होंगी, आइदर वो यंगस्टर है या फिर वो अडल्ट की फेज में जा रहा है, वो पर्सन अपनी कौन सी ग्रोथ स्टेज पे जा रहा है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये उसको अफेक्ट करेगा। और जबकि सुपीरियरिटी वाला अगर पर्सन है, तो वो जो मोटिवेशन उसका बचपन से ही है, वो कहीं ना कहीं उसकी वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए हमेशा उसके काम आएगा। इसके अलावा फिर ट्रेड थ्योरीज के अंदर आपको गॉर्डन एल्पोर्ट को याद रखना है, क्योंकि इसे फादर ऑफ मॉडर्न पर्सनैलिटी के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने 3 लेवल्स ऑफ ट्रेड दिए। फर्स्ट कार्डिनल, जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करता है। सेकंड सेंट्रल ट्रेड, जो कि पर्टिकुलर जनरल कैरेक्टर्स जो जिनके आसपास एक पर्सन मूव करता है, सेंट्रल ट्रेड्स के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। और थर्ड आता है सेकेंडरी ट्रेड्स, यानी कि कोई स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर कोई ट्रेड अगर अपीयर हो रहा है तो उसे सेकेंडरी ट्रेड के अंदर कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा
कैटल के जो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर है उससे सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि किन्होंने दिए था, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर किन के द्वारा दिया गया था, और इनको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया था, विच इज सरफेस ट्रेट एंड सोर्स ट्रेट। इसके बाद में ओशियन मॉडल के बारे में पूछा जा सकता है, जिसमें ओशियन नाम जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो O फॉर ओपननेस, C फॉर कंसिस्टनेस, E फॉर एक्सट्रावर्जन, A फॉर एग्रीएबलनेस एंड N फॉर न्यूरोटिसिज्म। ह्यूमैनिस्टिक थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर कार्ल रोगर की सेल्फ थ्योरी आती है, और नेक्स्ट थ्योरीज आती हैं सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें अल्बर्ट बंद्रा को आपको याद रखना है, जिन्हें कि फादर ऑफ सोशल कॉग्निटिव थ्योरीज के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने 3 तरीके से किसी भी पर्सनैलिटी को बताया कि ये 3 तरीके से डेवलप होती है, बिहेवियरल फैक्टर्स के थ्रू, कॉग्निटिव फैक्टर्स के थ्रू और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के थ्रू। एंड नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें कि पर्टिकुलरली जेनेटिक्स इन्वॉल्व रहती है कि दो पर्टिकुलर पर्सन्स जो हैं आइडेंटिकल ट्विन्स हैं वो भी सेम नहीं होंगे, पर्सनैलिटी के बेसिस पे वो भी अलग अलग ही होंगे। टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी की बात करें तो जंग्स के अकॉर्डिंग 2 तरीके की पर्सनैलिटी हो सकती है, इंट्रोवर्ट्स या फिर एक्सट्रोवर्ट्स, और फ्रिडमैन एंड रोजमैन के अकॉर्डिंग टाइप ए एंड टाइप बी हो सकती है। और MBTI मायर्स ब्रिगर्स टाइप इंडिकेटर में 16 पर्सनैलिटी के डायमेंशंस दिए गए हैं, जो कि पर्टिकुलरली 4 डायमेंशंस के अंदर ये 16 पर्सनैलिटी रूल्स जो हैं वो वेरी करते हैं, विच इज़ EI, SN, TF और JP के अंदर कहीं ना कहीं ये वेरी करेंगे।